Hello and welcome to all in this my Anupma Sharma's channel. Students, we are going to discuss new topic democratic resurgence part 5th. Democratic resurgence part 5th. अब सर्जिस के बारे में बताना है आपको, फुलफिलिंग उनकी डिमांड्स की हैं। इसके अंदर स्टूडेंट्स हम 3 ऐसे पीरियड्स के बारे में पढ़ेंगे जो पोस्ट इंडियन पीरियड्स थे। कौन से? पोस्ट इंडियन पीरियड्स थे। 50s से लेकर 70s तक का था, या आप इसको 80 या 77 तक समझ सकते हैं। सेंटर और स्टेट दोनों के अंदर ही बहुत सारे चेंजेस आए थे। क्यों? क्योंकि हमारा जो है एडल्ट वोटर शुरू हो गया था। एडल्ट वोटर स्टार्ट हो गया था किस लिए? कि उन्होंने अपने नए स्टाइल से वोट डालना, इलेक्शंस में पार्टिसिपेशन करना, उसको शुरू कर दिया था। स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो के अंदर 1950s से लेकर पढ़ाना शुरू करती हूँ। आप सब जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था। आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 1950 26 जनवरी। और हमारे जो पहले इलेक्शन थे 1951 टू 1952 तक हुए थे, लगभग अक्टूबर से लेकर फरवरी तक चले थे। अब जो क्या था कि लोग जो थे वो बड़े ज़्यादा, उनके अंदर बड़ा ज़ील, बड़ा उत्साह था। क्यों था? कि गुलामी के 200 सालों के बाद उन्होंने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना था। इलेक्शंस में पार्टिसिपेट क्यों करना था? क्योंकि वो चाहते थे अपनी खुद की सरकार बनाएं। हम जिसको चुने वो सरकार बनाए, हमारे द्वारा चुनी गई सरकार बने। अर्थात हम कह सकते हैं कि दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी इन द इंडिया। दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड। लेकिन क्या हुआ कि इस सब का डेमोक्रेटिक जो था ना, वो एस्टेब्लिशिंग करने का, उसका एक सबसे बड़ा इंटरनेशनल मीडिया में लगा लो या इंटरनेशनल मार्केट में लगा लीजिए, कोई बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला था। कोई भी नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि उनका यह मानना था, किसका? आलोचकों का। उनका यह मानना था कि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो कभी भी ये कह रहा था कि भारत जैसे देश में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि यह हो पाएगा। क्या हो पाएगा? भारत जैसे देश में यह पॉसिबल नहीं है कि जहाँ पर लोग अपना नाम नहीं लिख सकते वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। इलिटरेट हैं। और वो तो मिस्टर नेहरू ने जो ये प्लान किया है, जवाहरलाल नेहरू जी ने, कि भी इलेक्शन हो जाएं तो उनको यह काम छोड़ देना चाहिए। बिकॉज इन इंडिया दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड दैट देयर शुड बी मॉडर्नाइजेशन। और मॉडर्नाइजेशन किस वजह से आ पा रही थी? मॉडर्नाइजेशन आ सकती थी वाया अर्बनाइजेशन से, शहरीकरण, नगरीकरण होने से, एजुकेशन से, एंड एक्सेस टू मीडिया, और जो संचार साधन थे उनको भी पूर्णतया से स्वतंत्रता देने से। The successful holding of elections to both Lok Sabha and legislative assemblies all across states on the principle of parliamentary democracy were the testimony of India's first democratic upsurge. इंटरनेशनल जो आलोचक थे उनका यह मानना था कि भारत जैसे देश में लोगों को तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है, जिसके अंदर बहुत अधिक कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वही समझने की अक्ल नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि इलेक्शंस में अपने नेता का चुनाव कैसे करते हैं। बिकॉज दोज पीपल ऑफ इंडिया वर नॉट लिटरेट, और 95% जनता जो थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो अपना नेता कैसा चुन सकेंगे? इसमें तो ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ी होगी। और जो बिकॉज इग्नोरेंट पीपल ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स के बारे में जानते नहीं हैं, और उसका फ़ायदा जो है नेता, पॉलिटिकल पार्टीज़ उठाएंगी। इस तरीके की बातें विश्व मार्केट में लगा लीजिए या विश्व की राजनीति में हमारे बारे में फैली हुई थी। लेकिन हर कोई ये जो फेलियर डेमोक्रेसी के बारे में कह रहा था और चुनावों के बारे में कह रहा था कि भारत में सफल नहीं हो पाएगा, लेकिन हुआ उसका नतीजा अलग। उसका नतीजा विपरीत हुआ। वो कैसे हुआ?
कि वो ये हुआ, भारत की जनता ने इन सब चीज़ों को नकारते हुए हमारा जो इलेक्शन था वो फर्स्ट इलेक्शन एक बहुत बड़ी सफलता लेकर सफल हुआ। इट टुक अ वेरी बिग सक्सेस। ठीक है, वो कैसे? लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। पीपल केम फॉर वोटिंग फ्रॉम फार अवे प्लेसेस। दूर दूर तक लोग आए। जो लोग चल सकने में समर्थ नहीं थे, जो नहीं भी आ पा रहे थे, उनको भी परिवार के लोगों ने लेके आए वोट डालने के लिए। यूथ ने पार्टिसिपेट किया और जितने भी चुनाव के आयोग के या चुनाव से रिलेटेड जितने भी कर्मचारी थे, सबकी पहले ट्रेनिंग की गई। मॉक ट्रेनिंग हुई, मॉक इलेक्शंस हुआ और देश में बहुत अधिक उत्साह था। और यह जो उत्साह रहा लोगों के अंदर इलेक्शंस के लिए, वो आने वाले 10 सालों तक, डिकेड्स तक रहा। यूथ ने भी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लिया। तो ये तो हमारी फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज था। और आप देख ही रहे हैं कि यूथ्स ने तो पार्टिसिपेट कहाँ तक किया, 72 73 तक, जहाँ पर कि उन्होंने बिहार और गुजरात में अपनी डिमांड्स रखी थी। और ये मूवमेंट्स जो थे, जैसे बिहार गुजरात का मूवमेंट याद करो, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो वो ये जो मूवमेंट्स जब बढ़ते जा रहे थे और ये मूवमेंट्स जो थे वो मर्ज हुए, कहाँ पर इमरजेंसी तक चलते चले गए। और जब बच्चों, या आपको ये पता होना चाहिए कि जब डेमोक्रेसी में डिमांड्स आ जाती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक अपसर्ज मीन्स पुनरुत्थान, चेंजेस होने चाहिए। तो ये हमारा था फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज। आई थिंक सो आपको इतना तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट आ रहा है सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज। सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज के बारे में आपको बताती हूँ। 1980s के बाद की बात है ये। ड्यूरिंग द 1980s में इंक्रीजिंग पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हुआ, किसका? लोअर क्लास का। यहाँ पर बात उठी लोअर तबके की, दलित वर्ग की, SC STs और OBC जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे, पिछड़े हुए लोग थे। तो ये सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज था। ये दूसरा लोकतांत्रिक उत्थान हुआ है। क्योंकि इसमें क्या था कि जब ये जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाई थी सरकार, तो उस टाइम इतना नहीं हुआ था कि क्या कि पिछड़े वर्ग को भी इतना उत्थान दिया जाएगा। लेकिन 1980s के आसपास की कहानी ऐसी शुरू हुई कि दलित वर्ग की बात चलने लगी। और दलित वर्ग में जनता पार्टी जब बनी थी 77 के आसपास, तो उन्होंने भी इसके बारे में किया था। लेकिन 79 में जनता पार्टी गिर गई थी। तो उस समय इन्होंने मंडल कमीशन बनाया था। जनता पार्टी ने मंडल आयोग की स्थापना की थी, जिसने यह देखना था, या उनको यह जिम्मेवारी दी गई थी मंडल आयोग को, कि दलित वर्गों को कितने अधिकार मिलने चाहिए, कौन कौन सी कास्ट कम्युनिटी है वो लोअर कैटेगरी में आ रही है, पिछड़े वर्ग में आ रही है, उनको क्या फैसिलिटीज़ दी जानी चाहिए, किस तरीके से उनको और अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि 79 में जनता पार्टी गवर्नमेंट गिर गई थी, तो उससे सारा कुछ खत्म हो गया। लेकिन जब 1989 में VP सिंह जी की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने मंडल कमीशन की जो राय थी उसको लागू करवा दिया था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 1989 में जो मंडल कमीशन की उन्होंने लागू करवाया, तो उसके खिलाफ भी एक और तबका खड़ा हो गया और बहुत बवाल हुआ देश में। एक तरफ तो दलित वर्ग की फेवर में सरकार, और एक तरफ दूसरा वर्ग जो हायर क्लासेस के लोग थे, साधारण जनरल जातियों के लोग थे, उन्होंने कहा कि अगर दलितों को ही रिजर्वेशन कास्ट में नौकरियों में, पढ़ाई में मिलती रहेगी, तो हमारे बच्चों को तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, जनरल कैटेगरी कम रह जाएगी। इस तरीके से दोनों वर्गों के बीच में, हायर्स भी और दलितों के लिए भी, मंडल कमीशन की जो थी उसके लिए भी, उसके लिए दोनों कैटेगरीज के लोगों की तरफ से देश में बहुत अधिक प्रॉब्लम्स हुई, बहुत झगड़े हुए, बहुत बवाल हुए। और यहाँ पर जो सेकंड डेमोक्रेटिक अपसर्ज है वो योगेंद्र यादव
की तरफ से शुरू हुआ था। योगेंद्र यादव जो थे वो कौन हैं? वो बड़े एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो कि चुनावों के विश्लेषण के बारे में बताते थे और साथ में वो इस बात पे भी चर्चा करते थे कि कौन सी पार्टी को किसने ज़्यादा होंगे। काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी थी। तो उन्होंने भी इस सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्च को इंटरप्रेट किया, उनके बारे में बताया। और यही है, देख लीजिए, दिस पार्टिसिपेशन हैज़ मेड इंडियन पॉलिटिक्स मोर अकोमोडेटिव एंड एसेसिबल फॉर दीज क्लासेस, ऑल्दो दिस अपसर्च हैज़ नॉट मेड एनी मेजर चेंजेस इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ दीज क्लासेस, एस्पेशली दलित्स के लिए ज़्यादा कुछ विशेष नहीं मिल रहा था उनको। द पार्टिसिपेशन ऑफ दिस क्लासेज इन टू द ऑर्गेनाइजेशनल एंड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स गेव दैम द अपॉर्चुनिटीज टू स्ट्रेंथन, सिर्फ अपनी आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर उठाने के लिए उनको दिया गया था। एंड एंश्योर एम्पावरमेंट, थोड़ा सा एम्पावर करने के लिए, किस चीज़ में? इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री, देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए। यहाँ मैंने 2 फोटोज़ लगाई हुई हैं, मिसेस मायावती की और मुलायम सिंह यादव की। ये दोनों की ही पार्टी बीएसपी और एसपी वगैरह है, समाजवादी पार्टी, दोनों ही यूपी में हैं। अब तो मुलायम सिंह की जगह अखिलेश यादव जी देख रहे हैं पार्टी। तो ये यहाँ पर यूपी में ज़्यादा ये चला था, जहाँ पर कि दलित कैटेगरी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के लिए। अब आई बात हमारी थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्च। थर्ड जो डेमोक्रेटिक अपसर्ज है वो शुरू होता है इस युग से कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये हो गया था 1990 में शुरू। 3 पॉलिसीज़ आ गई थी हमारे देश के अंदर, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, जिसकी वजह से वैश्वीकरण और इन सब की वजह से जो है विश्व के बाज़ार में हमारी स्थिति ऊपर उठनी थी, जिसका नाम थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्च दिया गया था। इन तीनों आर्थिक नीतियों का सीधा सा संबंध जो था वो पॉलिटिक्स के साथ था। किसके साथ था? पॉलिटिक्स के साथ था, क्योंकि इन तीनों की वजह से ही राजनीति का कनेक्शन लग रहा था। कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस आ रहा था, हर जगह कॉम्पिटिटिव इलेक्टोरल मार्केट हो रही थी, चाहे वो बाज़ार था, चाहे राजनीति थी, हर जगह कंपटीशन हो रहा था। लोगों को अगर मान लीजिए अपनी नौकरी भी बचानी थी तो वहाँ पर भी कंपटीशन था, बेस्ट मांग रहे थे। ये देखिए, मैंने जैसा लिखा भी है सेकंड पॉइंट में, द थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज रिप्रेजेंट अ कॉम्पिटिटिव इलेक्टोरल मार्केट विच इज़ बेस्ड नॉट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल। ये नहीं कि आप अपने आप को बचा के रखें, अपनी पोस्ट को, अपनी नेतागिरी को, राजनीति को, ऑफ द बेस्ट, बट रेदर द सर्वाइवल ऑफ द एबलेस्ट, जो सबसे सर्वोत्तम है उसका सर्वाइवल अत्यधिक आवश्यक था। जैसे कि राजनीति में भी जो एक्सपर्ट लोग होंगे वही सर्वाइव कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बिजनेस चलाते हैं, बिजनेस के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मार्केट चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, गुड आपका जो है प्रोडक्शन होनी चाहिए, तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, तो अदरवाइज तो आप नहीं कर सकेंगे। इट अंडरलाइंस 3 शिफ्ट्स, 3 चीज़ों को अंडरलाइन करते हैं इंडियाज इलेक्टोरल मार्केट में। स्टेट टू मार्केट, राज्य से बाजार, फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नेंस, जो अधिकारी कर रही हैं, और स्टेट को कंट्रोलर की बजाय फैसिलेटर, कि जो फैसिलेट कर सके, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, गाइड कर सके, अच्छे से पहचान सके। Moreover, the third democratic upsurge seeks to promote the participation of the youth, युवा वर्ग का पार्टिसिपेशन। देखिए, जहां आप जानते हैं युवा वर्ग का पार्टिसिपेशन हो जाएगा तो वही टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट आ जाएगी, जो विश्व के बाजार में हमारी अलग पहचान बनाएगी। हु कॉन्स्टिट्यूट्स अ सिग्निफिकेंट चंक ऑफ इंडियन सोसाइटी, जो भारतीय समाज का एक अलग ही रूप प्रस्तुत करेगी, एंड हैव इमर्ज्ड एज द रियल गेम चेंजेस नजर आएंगे इन व्यू ऑफ देयर इंक्रीजिंग इलेक्टोरल परफॉर्मेंस प्रेफरेंस फॉर बोथ डेवलपमेंट के लिए भी, विकास के लिए भी, और गवर्नेंस इन इंडियाज कॉन्टेम्परेरी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, और विश्व का भारत की समकालीन लोकतांत्रिक राजनीति भी उसी प्रकार से चलाएंगे। कैसे? साथ साथ विकास करने से। देखिए, जब ये हमारी जो इस समय प्रेजेंट सरकार है 2014 में आई थी, तब इनका स्लोगन कुछ और था, क्योंकि एक धार्मिक आधार पर आई थी, राम मंदिर इनका प्रमुख मुद्दा था, तब ये उस आधार पर इलेक्शंस जीते थे। लेकिन जो अब वर्तमान सरकार 2019 में आई है,
तो इनका सिर्फ एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। तभी बात बन पाएगी, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी आबादी वाला लोकतांत्रिक देश है और इस बड़े देश के अंदर हर प्रकार के हर वर्ग के लोग रह रहे हैं और उन हर वर्ग लोगों को विकास करना एक बड़ी मायने की बात है। वो तभी हो पाएगा अगर सभी लोग साथ रहेंगे। तभी इन्होंने बीजेपी वालों ने ये नारा दिया हुआ है, सबका विकास सबका साथ, तभी सब इकट्ठे होकर चल पाएंगे। तो हम इस राजनीति में डेमोक्रेसी को बनाकर तभी रहेंगे जब हम विश्व की इस दौड़ में डेवलपमेंट भी उसी हिसाब से कर सके। किस हिसाब से? कंपटीशन के साथ। नाउ प्रेजेंट जो युग है दैट इज़ अ कॉम्पिटिटिव युग और उसमें हमने हर क्षेत्र में विकास करना है। आई होप दैट आपको ये तीनों अपसर्जेस क्लियर हो गए होंगे। डेमोक्रेटिक अपसर्जेस क्या थे, फर्स्ट क्या था, सेकंड क्या था और थर्ड क्या था। फर्स्ट, फिर दोबारा रिकैप्चुलेट कर रही हूँ स्टूडेंट्स में। फर्स्ट अपसर्ज था हमारा इलेक्शंस का, सेकंड हमारा जो अपसर्ज था वो दलित वर्ग का था और हमारा जो थर्ड अपसर्ज है वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड मार्केट में और कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में खड़े होना था। नए टॉपिक्स पे बड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये जो सिलेबस के नए टॉपिक ऐड हुए हैं डेफिनेटली आपको बोर्ड जो है इनमें से ज़रूर क्वेश्चंस देंगे ही देंगे। नए टॉपिक से आपको जुड़े रहना है। लग रहा है मुझे कि शायद आप नए टॉपिक्स की तरफ इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, बट प्लीज़ लीजिए। अब जो है इस मेरी 5th वीडियो के बाद हमारा सिर्फ एक ही लेसन रह जाएगा, रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स का, वो भी पूरा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट ऑल दिस न्यू इंट्रोड्यूस्ड टॉपिक्स। थैंक यू, बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।